Welcome to my YouTube channel. Please like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. My dear students, now this time I am going to explain one very important topic under the financial decisions, that is dividend decision. As you know that earlier we have discussed about investment decision and financing decisions, and now it is the third point, that is dividend decision. As you know that earlier we have discussed that dividend paid by the company to its shareholders, and the person who has purchased the share of company known as shareholders. आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि कंपनी डिविडेंड पेड करती है शेयर होल्डर्स को और इंटरेस्ट पेड करती है डिवेंचर होल्डर्स को। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो डिविडेंड डिसीजन का है। अब अगर हम इस टॉपिक के डिटेल्स में चलें, देन एज यू आर सीइंग हियर, दिस इज़ द डिसीजन which relates with the distribution of surplus funds or profits of the firm is distributed among various parties such as creditors. If you consider, then these are the parties related with the companies as a creditors, as a employees, debenture holders, shareholders, and this decision should be taken keeping in view the overall objective of maximizing shareholders wealth. Yesterday as we discussed, और अगर आप हमारे प्रीवियस क्लास को देखो तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस मैनेजर का, दैट इज़ द मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। अब अगर हम डिविडेंड डिसीजन की बात करें तो जो डिविडेंड डिसीजन है ये रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी पार्टीज हैं उनके पेमेंट से। जैसे अगर आप स्टार्टिंग की पॉइंट को देखो तो विच रिलेट्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड्स और द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को कितनी अमाउंट शेयर होल्डर्स को पे करनी है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कितनी अमाउंट डिवेंचर होल्डर्स को पे करनी है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, और एम्प्लॉयज़ को कितनी अमाउंट पे करनी है इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज और वेजेज। ये जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, दैट ऑल डिसीजंस कंसिडर्ड एज ए डिविडेंड डिसीजन। और ये एक फाइनेंशियल मैनेजर का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल होता है जब भी वो डिविडेंड डिसीजन लेने की बात करता है। ओके, नाउ कम विथ मी टू द नेक्स्ट पेज, एंड दैट इज related with financial manager analyze following factors before deciding dividend decision. That's why you are looking here factors affecting dividend decision, and here these are the points which affects dividend decisions. जैसे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था इन्वेस्टमेंट डिसीजन की अगर हम बात करें या फिर फाइनेंसिंग डिसीजन की बात करें तो वहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली। सेम उसी तरीके से अगर हम बात करें डिविडेंड डिसीजंस की तो इस डिसीजन को भी ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। सो फाइनेंस मैनेजर एनालाइज ऑल दीज फैक्टर्स एंड देन decide about dividend decision. So now see the point number 1. Your point number 1 is earning, and it is the point which affect the dividend decision. How? Dividends are paid out of current and previous year's earnings. If there are more earnings, then company declares a high rate of dividend, whereas during low earning period द रेट ऑफ डिविडेंड इज ऑल्सो लो। देखो कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में जो अर्निंग है उसका लेवल अगर हाई होगा, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरीके से अमाउंट अर्न कर पाएगा, तो जो डिक्लेयर करेगा ऑर्गेनाइजेशन डिविडेंड
वो भी हाई होगा। लेकिन अगर कंडीशन अपोजिट हो तो उस कंडीशन में अर्निंग्स अफेक्ट करती है डिविडेंड डिसीजन को। अगर कह सकते हो कि अमाउंट कंपनी अर्न नहीं कर पा रही है सफिशिएंट या कम अमाउंट अर्न कर पा रही है, तो उस कंडीशन में कंपनी डिविडेंड कम डिक्लेयर करेगी। नेक्स्ट पॉइंट नाउ सी स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। इट मीन्स a company with stable earnings is not only in a position to declare higher dividends but also maintain the rate of dividend in the long run. It means अगर कंपनी की जो अर्निंग्स है वो स्टेबल है, देखो स्टेबिलिटी इन अर्निंग्स मीन्स अर्निंग अगर स्टेबल है, एक लगातार एक सेम अमाउंट अगर कंपनी अर्न करते जा रही है, फ्लक्चुएशंस नहीं हो रहे हैं उसके अर्निंग में, तो कंपनी जो डिक्लेयर करेगी डिविडेंड वो भी स्टेबल होगा, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। हाउएवर अ कंपनी विथ फ्लक्चुएटिंग अर्निंग्स में डिक्लेयर स्मॉलर डिविडेंड। लेकिन अगर कंपनी की कंडीशन ये हो प्रॉफिट की कि उसमें प्रॉफिट कितना होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो कंपनी उसी के अकॉर्डिंग टू डिविडेंड भी डिक्लेयर करेगी। एज वी नो दैट द डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ सरप्लस प्रॉफिट अर्नड बाय द कंपनी। अब अगर कंपनी की प्रॉफिट ही स्टेबल ना हो तो डिक्लेयर किया गया डिविडेंड भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि डिविडेंड को डिक्लेयर करने के समय अफेक्ट करता है। नाउ सी द स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, देन some companies follow a stable dividend policy, you can say, as it has better impact on shareholders and improves the reputation of the company in the share market. देखो कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपनी गुडविल को मेंटेन करने के लिए, अपनी गुडविल को और इंक्रीज करने के लिए जो उनकी डिविडेंड पॉलिसी है उसको मेंटेन करके रखती है। कुछ समय के लिए अगर कंपनियों को थोड़ा लॉस भी हो रहा है तो भी अपने डिविडेंड जो उन्होंने डिक्लेयर किया है स्टार्टिंग में उस पॉलिसी में चेंजेस नहीं करते। और एक स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी ऑलवेज सेटिस्फाइड द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि कंपनी जो भी डिविडेंड पॉलिसी डिक्लेयर कर रही है उसे पूरा कर रही है, फ्लक्चुएशंस का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। इसलिए ये जो फैक्टर है ये भी कहीं ना कहीं डिविडेंड पॉलिसी को डिक्लेयर करते समय एक फाइनेंस मैनेजर को डिसाइड करना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या वो स्टेबल पॉलिसी को एडॉप्ट करे या फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड पॉलिसी को एडॉप्ट करे। ओके, नाउ सी माय डियर चिल्ड्रन, नेक्स्ट पॉइंट विच अफेक्ट्स द डिविडेंड डिसीजन, दैट इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। If we are talking growth opportunities, then we can say that the growing companies prefer to retain larger share of profits to finance their investment requirement. Therefore, the rate of dividend declared by them is smaller as compared to companies who have achieved certain goals of growth and can share larger शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विथ शेयर होल्डर्स। देखो यहाँ पर इस पॉइंट के कहने का मतलब ये है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो ये भी डायरेक्टली डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि कैसे। इट मीन्स देखो अगर कोई कंपनी है जो अभी न्यूली इस्टेब्लिश्ड कंपनी है या उस कंपनी को अभी स्टार्ट हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता है, तो वो कंपनी जब भी प्रेफर करेगी डिविडेंड पॉलिसी तो वो इस इंटेंशन के साथ कि डिविडेंड भी दे और एक कह सकते हो कि कुछ प्रॉफिट का हिस्सा वो रिटेंड करके रोक भी सके अपने पास। और एज कंपेयर्ड टू कंपनीज हु हैव अचीव्ड सर्टेन गोल्स ऑफ ग्रोथ, अगर हम उन कंपनियों से कंपेयर करें जो कंपनी पहले से काम कर रही है, वो कंपनियां कुछ अपना टारगेट भी अचीव कर चुकी हैं, तो ऐसी वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी के कंपैरिजन में जो न्यूली इस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ हैं उनके जो डिविडेंड के रेट्स हैं दैट इज़ स्मॉलर। ओके, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है ये फैक्टर भी अफेक्ट करता है डिविडेंड डिसीजन को। कैसे? दिस इज़ द मैटर ऑफ फाइनेंस मैनेजर एंड इट इज़ द पॉइंट टू बी थिंक बाय द फाइनेंस मैनेजर दैट company is newly established or company has achieved its some objectives. And now
come to the next point, and this is related with your cash flow position. If we talking about cash flow, then it may be either inflow or outflow. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में कैश फ्लो की पोजीशन क्या है. मीन्स पेइंग डिविडेंड मीन्स आउटफ्लो ऑफ कैश. अगर आप डिविडेंड पेड करते हो तो आपके कंपनी से क्या होता है, कैश शेयर होल्डर के पास जाता है. क्लियर है. कंपनीज डिक्लेयर हाई रेट ऑफ डिविडेंड ओनली व्हेन दे हैव सरप्लस कैश. इन सिचुएशन ऑफ शॉर्टेज ऑफ कैश कंपनीज डिक्लेयर नो और वेरी लो डिविडेंड. देखो, जब कंपनियों के पास ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो वो ज़्यादा डिक्लेयर करेंगे क्या, डिविडेंड को भी. लेकिन अगर कंपनी की जो कैश फ्लो पोजीशन है, मीन्स कंपनी का जो इनफ्लो है, कंपनी के पास जो फंड आने चाहिए, अगर वो कम है तो कंपनी जो भी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी वो भी कहीं ना कहीं क्या होगा, कम होगा. तो जो कैश फ्लो की पोजीशन जो है वो भी आपके अफेक्ट करती है कंपनी के डिसीजन को. ओके, मीन्स फाइनेंस डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड हियर वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम फैक्टर्स विच अफेक्ट्स डिविडेंड डिसीजंस. सो नाउ सी शेयर होल्डर्स प्रेफरेंसेस, और यू कैन से प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स. It is also very important factor affecting dividend policy is expectation and preference of shareholders, as their expectations cannot be ignored by the company. Generally, it is observed that retained shareholders or retired, it is generally observed that retired shareholders expect regular and stable amount of dividend. देखो, कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि जो आपकी कंपनी का शेयर होल्डर्स हैं उनके प्रेफरेंसेस किस तरीके के हैं. अगर आपका जो शेयर होल्डर है, जो बंदा आपकी कंपनी का शेयर परचेज किया हुआ है, अगर वो एक रेगुलर डिविडेंड चाहता है, जनरली रिस्क टेकिंग कैपेसिटी रिटायर्ड शेयर होल्डर्स के पास कम होती है. उनकी ये इंटेंशन होती है कि उनको एक रेगुलर रिटर्न उनके इन्वेस्टमेंट पर मिलता रहे. लेकिन जो यंग इन्वेस्टर्स होते हैं, यंग शेयर होल्डर्स होते हैं, दे प्रेफर कैपिटल गेन बाय री इन्वेस्टिंग द इनकम ऑफ द कंपनी. उनको ये लगता है कि अमाउंट उनको रिसीव हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो इन्वेस्ट भी करते रहे. मीन्स रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उन यंग इन्वेस्टर्स के पास इन कंपैरिजन टू ओल्ड आर रिटायर्ड इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स ज़्यादा होती है. तो यहाँ पर जो पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, शेयर होल्डर्स प्रेफरेंसेस, ये भी कहीं ना कहीं डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करती है. अगर आपकी कंपनी का शेयर होल्डर्स इस नेचर का है कि वो एक रेगुलर डिविडेंड हमेशा के लिए प्रेफर करता है, वो रिस्क नहीं लेना चाहता, तो आप जब भी कोई डिसीजन लोगे तो उस शेयर होल्डर्स के प्रेफरेंस को केयर करते हुए. क्यों? क्योंकि एक जो शेयर होल्डर होता है उसको मिलने वाला डिविडेंड कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड करता है इन्वेस्टर्स को, और कंपनी की इमेज को भी मार्केट में इंक्रीज करता है. नेक्स्ट पॉइंट, नाउ सी टैक्सेशन पॉलिसी. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्सेशन पॉलिसी, देन वी कैन से दैट डिविडेंड्स आर ए टैक्स फ्री इनकम. रिमेंबर, डिविडेंड्स की अगर हम बात करें तो यू नो वेरी वेल दैट इट इज़ द पार्ट ऑफ सरप्लस प्रॉफिट अर्नड बाय द कंपनी. और डिविडेंड कंपनियां पेड करती हैं किसको, शेयर होल्डर्स को. सो डिविडेंड्स आर ए टैक्स फ्री इनकम फॉर शेयर होल्डर्स, बट द कंपनी हैज़ टू पे टैक्स ऑन शेयर ऑफ प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड. देयरफॉर द डिसीजन रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए डिविडेंड्स डिपेंड ऑन द टैक्स रेट. देखो, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कंपनियाँ पे करती हैं, दैट इज टैक्स फ्री इनकम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शेयर होल्डर्स. उस पर टैक्स पे नहीं करना होता है शेयर होल्डर्स को, क्योंकि कंपनी उस पर ऑलरेडी टैक्स पे करने के बाद आपको वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है. क्योंकि जो डिविडेंड होगा वो आपकी इनकम का पार्ट बनेगा, तो इनकम का पार्ट है तो आपकी इनकम को बढ़ाएगा, तो उस पर इनकम टैक्स ऑलरेडी लगना ही लगना है. तो
TDS कंपनियां काट करके आपके अमाउंट को पे करती हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो टैक्सेशन की पॉलिसी है, मीन्स टैक्स रेट, कंपनी वुड प्रेफर टू पे लेजर डिविडेंड इफ टैक्स रेट ऑन डिविडेंड इज हाई। अगर टैक्स का जो रेट है डिविडेंड पर अगर वो ज़्यादा है तो कंपनियां कम डिविडेंड प्रेफर करेंगी पे करना शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट पॉइंट यू सी लीगल रिस्ट्रिक्शंस। अगर हम लीगल रिस्ट्रिक्शंस की बात करें, देन एज पर कंपनीज एक्ट has given certain provisions regarding the payment of dividends. That is, dividends can be paid only out of current year profits or past year profits after providing depreciation fund in case company is not earning profit, then it cannot declare dividend. देखो लिसन, कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए या डिविडेंड देने के लिए कंपनियों के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, उनको कुछ लीगल प्रोविजंस को भी फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अब ये जो लीगल प्रोविजंस हैं, जो लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं, इनको भी डिसाइड करने के पहले या इनको भी डिविडेंड डिक्लेरेशन के पहले फाइनेंस मैनेजर जज करता है, देखता है कि किस तरीके से इस लीगल रिस्ट्रिक्शंस का इफ़ेक्ट हमारे डिविडेंड डिसीजन पर पड़ सकता है। नेक्स्ट यू सी स्टॉक मार्केट कंडीशंस और रिएक्शंस। द शेयर प्राइस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। शेयर प्राइसेस ऑफ ए कंपनी इंक्रीज इफ द कंपनी डिक्लेयर्स हायर रेट ऑफ डिविडेंड। तो देखो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब भी कंपनी इंक्रीज करेगी, क्या चीज़, कंपनी डिक्लेयर्ड हायर रेट ऑफ डिविडेंड, जब भी कंपनी हाई रेट ऑफ डिविडेंड पे करने की बात करती है, उस कंडीशन में भी कंपनियों के जो डिविडेंड डिसीजंस हैं वो अफेक्ट होते हैं। मीन्स शेयर प्राइस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेट ऑफ डिविडेंड। जो शेयर की प्राइस होती है, जैसे मान लो आपने किसी कंपनी के 100 शेयर को परचेज किया और एक शेयर की वैल्यू अगर मान लो 500 रुपीज़ हो, तो यहाँ पर जो कंपनी का शेयर का रेट है, वो शेयर का रेट और जितने शेयर आपने परचेज किए वो अमाउंट आप कंपनी को पे करोगे। तो यहाँ पे कहने का पॉइंट ये है कि कंपनियों के जो शेयर के रेट हैं वो भी डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट नाउ सी अप्रोच टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन, मीन्स access to capital market also you can say, means decision regarding amount of dividend to be declared depend on the need of profits to be retained for future investment. Companies who have easy access to the capital market to raise funds may not require large amount of profits to be retained and therefore may decide टू डिक्लेयर हाई डिविडेंड रेट। लिसन, कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि जो कंपनी डिविडेंड डिसीजन कर रही हो, उस कंपनी की कंडीशन कैसी है, क्या वो स्टॉक मार्केट तक, क्या वो कैपिटल मार्केट तक आसानी से अपनी अप्रोच रखती है, क्या वो आसानी से स्टॉक मार्केट तक अपने सिक्योरिटीज़ को मार्केट में लॉन्च करने की कैपेसिटी में है। वेन एवर कंपनी रिक्वायर्स मोर कैपिटल, it can either arrange it by issue of shares or debentures। अब देखो कहने का सेंस ये यहाँ पर ये कि सोर्सेस ऑफ फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें, तो जब भी कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट होती है, देन कंपनी इट कैन अरेंज आइदर द ओनर्स फंड और फ्रॉम द बोरोड फंड। अगर हम ओनर्स फंड की बात करें तो विद द हेल्प ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, और अगर हम बोरोड फंड की बात करें तो विद द इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, with the issue of debentures in the stock market or by issuing its retained earnings। सी सो ये जो पॉइंट आपका बनता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कंपनी के डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करता है। जब भी हम ये डिसाइड करें एज ए फाइनेंस मैनेजर, तो हम ये देखें कि कंपनी की कंडीशन क्या ईजिली एक्सेस टू मार्केट है और नॉट। ओके, सो थैंक यू for watching this video. Thank you so much.